इजी और इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। तो राइट डाउन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही उठा के जेई मेंस में दे दिया जाता है, तो इसलिए हमें जेई के क्वेश्चन तो करना ही करना है। एनसीईआरटी के भी जो इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उनका आइडिया हमें होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट। ये मान के मैं चल रहा हूँ कि फॉर्मूले सबको याद है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा आइडिया आपको होगा क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव दैट द मिडिल टर्म in the expansion of x plus 1 upon x whole power 2n is 1 into 3 into 5 up to dash dash 2n minus 1 whole divided by n factorial multiplied by 2 to the power n। वैसे आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पीएनसी में किया था हमने। बस ये लैंग्वेज ये नहीं थी, लेकिन सेम यही प्रूफ था और ऐसे ही करना था हमको। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले ये बताना है कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल टर्म जो है वो होल पावर 2n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके कितने हो जाएंगे। अगर यहाँ पर होल पावर 2n है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो कितने हो जाएंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 2n है, n+1। हाँ बिल्कुल से 2n प्लस 1 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 2n प्लस 1। अब इसका मिडिल टर्म चाहिए, तो 2n हम सबको पता है कि 2n जो है वो इवन होता है। जब भी कभी इवन नंबर को लेट करना होता है तो हम 2n लेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मिल जाएंगे, ऑड मिल जाएंगे। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि ऑड कैसे हो गया, क्योंकि ये 2n प्लस 1 हमें पता है कि ऑड होता है। 2n प्लस 1 का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो फॉर्मूला भी हमारे पास है, और नहीं तो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये 2n, अगर 2n टोटल 2n टर्म होते, यहाँ पर ये 0 से लेके 2n टर्म तक होते, तो उसका n होता मिड टर्म। अब उसमें क्या है, 1 एक्स्ट्रा है, तो ये जो मिड टर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, n प्लस 1। इस 2n प्लस 1 का जो मिड टर्म है वो n प्लस 1 हो जाएगा। और हमारे पास तो फॉर्मूला भी है, हम चाहे तो फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। क्या होता है, t मिडिल इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म। तो क्या हो जाएगा, tn/2 प्लस 1, मतलब tn प्लस 1 हमको फाइंड आउट करना। तो बस यही हमें था कि अगर ये मिडिल टर्म हमको मिल जाएगा, मिडिल टर्म, तो फिर हम tn प्लस 1 की वैल्यू तो ये प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले कभी किया हुआ है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। जनरल फार्मूला है हमारे पास tr प्लस 1 ncr, फर्स्ट वाले की पावर n माइनस r और सेकेंड वाले की पावर r। जो क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट वाला है x
और सेकेंड है 1/x, और हमें निकालना है Tn+1, यानी r की जगह पे क्या आ रहा है n, और n की जगह पे क्या आ रहा है 2n, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे 1+x की होल पावर 2n है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2n/n, फर्स्ट वाला मतलब x की होल पावर 2n-n, और सेकेंड वाला है 1/x और उसकी होल पावर n। तो आपको याद होगा ये 2n/n मैंने सॉल्व किया था वहाँ पर PNC में। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये x टू द पावर क्या हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर n। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा मेन मोटो है 2n/n को सॉल्व करना। तो 2n को बाहर निकाला, 2n-1 को बाहर निकाला, 2n-2 को बाहर निकाला, 2n-3 को बाहर निकाला, और ऐसे करते करते लास्ट में 4 3 2 1 अपॉन में n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको याद आ गया होगा कि ये हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इवेंट टर्म है उनको एक साथ ले लेंगे, 4 है 2 है, ये सारे इवेंट टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो कौन कौन से टर्म 2n, 2n-2, 2n-4, अब 2 डैश डैश 4, और 4 के बाद 2 है, ये 3 नहीं होगा क्योंकि हम इवेंट टर्म ले रहे हैं सारे। 4 हो गया, 2 हो गया, ये सारे एक साथ हो गए। और ऑड वाले उसने खुद बोला अलग करने के लिए, तो हमने ऑड वाला कर लिया, 1 3 5 से लेके लास्ट वाला कौन सा होगा 2n-1 होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो टोटल 2 2 करके n टाइम्स तक कॉमन आ जाएगा, तो 2 टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या n, n-1, n-2, अब 2 डैश डैश 2 और ये 1, ये बचेगी वैल्यू। और ये 135 को तो टच करना ही नहीं क्योंकि ये तो हमारे प्रूफ का हिस्सा है, ये तो हमें लेके आना है ना। और ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, ये जो वैल्यू गिवन है ये पूरी की पूरी n फैक्टोरियल की वैल्यू ही है। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। प्रूफ हो गया हमारा जो हमें चाहिए था, 135 अप टू डैश डैश 2n-1 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और कभी जेई के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। तो इनके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है, इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। इफ 1 प्लस ax होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर अप टू डैश डैश, फाइंड a एंड n। चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइए a और n की वैल्यू क्या होगी। एक सीरीज दी हुई है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम का, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, और उससे कंपेयर करना है 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर अप टू डैश डैश, और n और a दो अननोन है हमारे पास, उसी n और a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास है 2 मिनट, जल्दी से करें आप।
चलिए मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ आपकी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला ओपन करना है, ये जो गिवन है 1 प्लस एक्स होल पावर एन का। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का फॉर्मूला पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्या होता है, वैसे तो आपको याद होगा। एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू डैश 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 एन टर्म तक जाएगा, बट हमें तो इसी से मतलब है क्यों। अब एन सी जीरो की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देता हूँ। एन सी जीरो 1 होता है, एन सी वन एन एक्स, और ये एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। बाकी आगे वालों से हमें मतलब नहीं है। तो अब जरा 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस ए एक्स कर लेते हैं। तो 1 प्लस ए एक्स में जहाँ जहाँ पे x है बस वहाँ ए एक्स आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इस सीरीज की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर। हाँ जी, एन की वैल्यू सर ए की वैल्यू √2 और एन की वैल्यू 4√2 आ रही है। ए की वैल्यू √2 नहीं, थोड़ा सा और चेक करो। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 8 है। अगर इन दोनों को 1 से 1 तो कंपेयर हो गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है n है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पूरा, और ये है 24। तो बस इन्हीं को कंपेयर कर लेना। कंपेयरिंग देन ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। पहली इक्वेशन ए एन इक्वल टू 8, दूसरी एन एन माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर की वैल्यू 24। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/n। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा। एन एन माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर करेंगे आप तो 64 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 24। ये n से एक n तो कट हो जाएगा, ये 2 से 32, और ये 8 3 जा 8 4 जा हो जाएगा। 4n माइनस 4 इक्वल टू 3n, तो 4n माइनस 3n n, तो n इक्वल टू 4 आ गया। और n की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8 अपॉन 4 तो 2 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो n की वैल्यू 4 हो गई और a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या अभी भी? सर नो सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और जेई में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इफ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स होल पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x and x square are 3 and minus 6, then find m। m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। कह रहा है इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोनों को एक्सपैंड करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x है और जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू 3 और -6 है। सिर्फ पहले वाले की नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे उसके बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना है, उस x को 3 के इक्वल कराना है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ढूंढना है, उसको -6 के इक्वल करना है।
उससे हमारे पास इक्वेशन बनेंगे और उनसे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। m और n दोनों ही अननोन है, हमें दोनों ही सॉल्व करना है। m और n दोनों ही निकल आएंगे बड़े आराम से। तो फाइंड m एंड n दोनों ही लिख लेते हैं, क्योंकि m निकाल लेंगे तो n भी आ ही जाएगा। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, फाइंड m एंड n बोथ। तो सबसे पहला काम क्या है, 1 प्लस एक्स की होल पावर m को एक्सपैंड करना। अब मैं यहाँ पर ये इसको डायरेक्ट उठा लूँगा यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है। अब NC0 नहीं लिखूँगा मैं, यहाँ पर सीधे इसको नोट कर दूँगा। समझ में तो आ ही रहा कैसे आया। NC1n हो गया, NC2n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। प्लस में प्लस लिख लेंगे और माइनस में माइनस। तो 1 प्लस एक्स होल पावर m 1 माइनस एक्स होल पावर n। तो 1 प्लस एम एक्स प्लस एम माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अप टू डैश डैश। हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर तक ही लेना है। और 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर तक ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब वाला टर्म लूँगा भी और किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकलेगा। तो एक्स क्यूब की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें मैक्सिमम एक्स चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 ये लिखने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक्स का कोफिशिएंट ढूंढना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो देखिए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले 1 का मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई n के साथ। ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा नोट नहीं करूँगा। कोफिशिएंट ऑफ x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना। 1 का जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n आएगा x का कोफिशिएंट, और 1 का किसी के साथ करने से x का कोफिशिएंट आने वाला नहीं है। फिर mx का जब mx का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तब भी x का कोफिशिएंट आएगा, x इंटू एम। तो ये प्लस m हो गया। और कहीं पर x का कोफिशिएंट मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर का तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मिलेगा, x का तो मिलेगा नहीं, या एक्स क्यूब हो जाएगा अगर x से करोगे। तो फिर पक्की बात हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना हो गया, 3। यानी एक इक्वेशन हमारी बन गई m माइनस एन इक्वल टू 3। अब जरा दूसरे को देखते हैं, सेकेंड वाले को। मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, समझिए। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई जब मैं किसके साथ करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा। ओके, आंसर आ गया m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2। नहीं भाई, गड़बड़ है कुछ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो कितना आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया। और 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। अच्छा, x का मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, x का मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा तभी मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस का m इंटू एन, तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा। और एक और मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूँगा तब भी एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2। और ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो -6 की इक्वल है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके थोड़ा और सॉल्व करिए आप, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू -6। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ m प्लस n इक्वल टू -12। अब यहाँ से इस पूरे पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये m माइनस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। तो इसको लिख दिया m माइनस एन का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ m प्लस एन इक्वल टू -12, और m माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो m प्लस एन की वैल्यू इजीली यहाँ से आ जाएगी, तो 9 और +12 इक्वल टू m प्लस एन, तो m प्लस एन की वैल्यू आ गई 21, और m माइनस एन की वैल्यू क्या आई है? 3। इसको हम जो है इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं, और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करिए और देखिए m की वैल्यू क्या आ रही है। तो अब करेक्ट आंसर अब आएगा m प्लस एन जो है वो कितना है? 21, और m माइनस एन जो है वो कितना है? 3। ऐड किया तो 2m इक्वल टू 24, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? 12। सिमिलरली n भी आ जाएगा, m प्लस एन 12 है, तो n इक्वल टू 21 माइनस 12। तो बस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 9, m इक्वल टू 12 एंड n इक्वल टू 9। अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं पर कोई गलती या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। तो ये है इजी, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, हमें कोफिशिएंट ढूंढने हैं, कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं, और जैसे ही हम कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपके स्कूल में भी बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के लिए तो खासकर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि गिनती के क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और वो स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक ये भी है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the expansion of 1 प्लस 2x की होल पावर 6 मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एक्स की होल पावर 7। इन दोनों के प्रोडक्ट में, जब इन दोनों को पहले ओपन करेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें उसमें से x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे साथ में। पहले तो आप एक बार ट्राई करें, पहले इन दोनों को ओपन करें और फिर देखें कि x की पावर 5 किसके किसके मल्टीप्लाई से मिलने वाला है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई से ये मिलेगा। सबको मल्टीप्लाई कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार आप ट्राई करें। पहले तो इसको ओपन करना है, और 7C0 7C1 इन सब की वैल्यू, और 6C0 6C1 इन सब की वैल्यू जो है वो पास्कल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। 1 प्लस 2x की होल पावर 6 और 1 माइनस एक्स की होल पावर 7। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6C0 प्लस 6, आप भी सॉल्व करें अपने से और फिर बताएं जल्दी से क्या आंसर आने वाला है, अगर जल्दी आप कर सकते हैं तो। 6C1 इंटू एक्स, 6C2 इंटू एक्स स्क्वायर, 6C3 इंटू एक्स क्यूब, 6C4 इंटू एक्स टू द पावर 4, x 2x है, 6C5 2x की होल पावर 5, और 6C6 2x की होल पावर 6। ये हमारा हो गया। दूसरा वाला जो है उसमें क्या है, 1 माइनस एक्स की होल पावर 7 है, तो 7C0 माइनस 7CX, 7C2 एक्स स्क्वायर, 7C3 एक्स क्यूब, 7C4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 7C5 एक्स टू द पावर 5, 7C6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 7C7 एक्स टू द पावर 7। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 6C0 की वैल्यू क्या होगी 1, 6C1 6, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x। तो ऐसे लिख लेते हैं पहले। 6C2 की वैल्यू क्या होती है 6C2 बताइए क्या होती है वैल्यू।
6 5 जा 30/2 15 हो जाएगा, और 15 और इंटू 4 15 60x²। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं 6c3 और इंटू 8 करके, करिए करिए सबको सॉल्व करके फिर बताइए। सेवन वाले का तो इजी है, इसमें तो खास है नहीं कुछ। 7c01, ये 7x, 7c2 21 होता है, 21x², फिर 35 आता है, फिर 35 माइनस, फिर रिवर्स हो जाता है 21x⁵। और आगे लिखने की क्या मुझे ज़रूरत है क्या, क्योंकि मुझे तो x⁵ का ही कोफिशिएंट चाहिए, तो सिर्फ x⁵ तक ही लिखता हूँ, बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं। आएगा 7 तक आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं। तो जिनकी ज़रूरत नहीं उनको क्यों लिखना, क्योंकि वो x⁵ देंगे। इसमें पहले वाले में भी x⁵ तक ही लिखना है। तो ये हो गया 160x³ प्लस ये हो जाएगा 240x⁴, और ये 192x⁵। और लास्ट वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें x⁵ का ही कोफिशिएंट चाहिए। अब बस हमें x⁵ को कलेक्ट कर लेना है, कहाँ कहाँ से मिलेगा वो हमें ढूंढना है। बस 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो ये 21 के साथ। ये जब 21 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x⁵ मिलेगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ x⁵। तो 1 इंटू -21 प्लस 12 का मल्टीप्लाई, 12x का x⁴ के साथ होगा, तो 12 इंटू 35 प्लस 60 को लिखता हूँ, 60 का मल्टीप्लाई -35 के साथ होगा, 60 इंटू -35 प्लस 160, 160 का मल्टीप्लाई x³ है तो x² के साथ होगा, तो ये 160 का इसके साथ हो गया, 160 इंटू 21 प्लस 240 x⁴ का, x⁴ का x⁴ के साथ होगा, तो ये हो गया 240 इंटू, अच्छा ये 240 किसके साथ था, 21 के साथ, 160 इंटू 21, 240 इंटू -7 के साथ होगा, तो 240 इंटू -7 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, 192 का, ये 192 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो प्लस 192 इंटू 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बताइए जल्दी से क्या होगा। 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 420, हेलो सर। हाँ जी बताइए आंसर। 171 है। 171
बिल्कुल सही है, 171 ही आएगा। ये हो गया 3360 1680 07428 और 192। तो आंसर है 171। तो इसमें कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है क्या बच्चों? ये क्लियर है ये बात? ओके, एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होमवर्क लिख लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चन इस टाइप के गिवन है, इनमें से ही कोई एक पेपर में आता है, और इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 4 in the expansion of वन प्लस 2a होल पावर 4 2 माइनस a होल पावर 5। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसका आंसर भी लिख लेते हैं -238। ये हमारा आंसर आना चाहिए, सॉरी 438 है। -438 ये आंसर इसका आना चाहिए। तो जब भी कभी हम उसे कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने होंगे तो हम सारी x की, जैसे 5 चाहिए तो 5 वाले ही ढूंढेंगे, बाकी सबका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे बेस्ड। इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएंगे इस टाइप के। एक और है थोड़ा अलग, वो लिखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, इफ सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y whole power n be 240 720 and 1080 respectively. Find x, y and n. x फाइंड आउट करना, y फाइंड आउट करना और n फाइंड आउट करना। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। है इजी, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और वो भी x प्लस वाई की, जो हम a प्लस बी की होल पावर n पढ़ते हैं, इन्होंने उसको x प्लस वाई की होल पावर n बोला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a होगा और जहाँ y है वहाँ b हो जाएगा। तो हम जो फॉर्मूला करते थे उसमें हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सेकेंड टर्म की वैल्यू जो है वो गिवन है 240, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 720 और फोर्थ टर्म की वैल्यू गिवन है 240। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला TR प्लस 1 से जब फाइंड आउट करेंगे, TR प्लस 1 तो T1 प्लस 1 हो जाएगा।
जनरल टर्म का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको याद होगा। टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर फर्स्ट वाले की होल पावर n माइनस आर और सेकेंड वाले की होल पावर r। तो फॉर्मूला हो गया एन सी आर और r की वैल्यू है 1, फर्स्ट वाले की होल पावर n माइनस आर तो n माइनस 1 और इनटू सेकेंड वाला यानी कि y की होल पावर r 1 और ये 240 हो गया। एन सी वन की वैल्यू n होती है तो n x टू द पावर n माइनस 1 और इनटू y, इसकी वैल्यू 240, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, T2 को T3 को 2 प्लस 1 करके क्या हो जाएगी वैल्यू, एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 और y स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई 720। उसके बाद थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, T4 है तो T3 प्लस 1 हो जाएगा और T3 प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 और y टू द पावर 3 इक्वल टू, अच्छा ये तीसरा वाला कितना दिया, 1080 गिवन है, ओके 1080। फर्स्ट है 240, सेकंड है 720 और थर्ड है 1080, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1080। अब ये तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। n माइनस 1 n माइनस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब इक्वल टू 1080। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और x, y और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए लगाइए दिमाग, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं करेक्ट आंसर में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन वाई, n माइनस 1 अपॉन 2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 240 अपॉन 720। ये तो 1/3 टाइम्स कट हो जाएगा, n और n कट हो गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर है कि x टू द पावर n भी कट हो जाएगा और एक y भी कट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 और अपॉन में आ रहा है y और इनटू में n माइनस 1 अपॉन में इक्वल टू 1/3। तो देखो क्या यही वैल्यू आ जाएगी 2 और ये n और n कट हो गया,
x अपॉन वाई इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 3 टू ज़ 6। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 होगी। x अपॉन वाई हमने यहाँ से निकाल लिया। दूसरे और थर्ड को भी हम सॉल्व करेंगे, उनसे भी x अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो n आ जाएगा, और जब n की वैल्यू पुट कर देंगे तो x और y भी आ जाएंगे अलग अलग। तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा इसका, तो देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 x टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 6 को ऊपर भेज दिया, x टू द पावर n माइनस 3 वाई क्यूब इक्वल टू 720 अपॉन 1080। ये 0 0 कट हो गया, और ये 18 से 18 4 जा, 18 6 जा, और 2 2 जा, और 2 3 जा, तो 2/3 हो गया। यहाँ पर क्या कट हो जाएगा, n और n माइनस 1 ये कट होगा, x टू द पावर n भी कट हो जाएगा, और 2 3 जा 6 कट हो गया। तो 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस n प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा n माइनस 2 और अपॉन में y इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई इक्वल टू हो गया 2n माइनस 2 अपॉन 3 3 ज़ा 9। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इक्वेशन 4 और 5 को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों ही x अपॉन वाई की वैल्यूज है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग 4 एंड 5, फोर और 5 को इक्वेट करेंगे तो n माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1 अपॉन 9। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3n माइनस 3 4n माइनस 4, तो n इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होगा, कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर, 2n माइनस 2 उसको चेक करो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, 2/9 था यहाँ पर। तो x अपॉन वाई पहले वाले में n माइनस 1 अपॉन 6, 3n माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 2 था। ओके, तो ये n माइनस 2 जब हमने रखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, ये हो गया 3n माइनस 3, और ये 2 2 ज़ा 4n, और 4 2 ज़ा यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर n माइनस 2 था तो 4n माइनस 8, तो 4n माइनस 3n, ये हो गया 4n माइनस 3n, और ये 8 माइनस 3 5, तो n इक्वल टू 5। ये n की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब n की वैल्यू 5 को अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे दोनों में, और फिर x और y में दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये काम अब करें और बताएं क्या आ रही वैल्यू। बाई इक्वेशन 3 क्या आया था एक बार देख लेते हैं, नहीं 4 था वो, x अपॉन वाई इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 6।
एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एन माइनस 1/6, एन की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 5 माइनस 1/6 4/6 2/3, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 2y। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 5 के बाद 6, और इक्वेशन जो 5 आई थी वो क्या आई थी, एक तो इक्वेशन 4 एक इक्वेशन 5, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 2, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 2/9, ओके एक्स इक्वल टू 2 and y equal to 3, x अपॉन y equal to 2 और n की वैल्यू 5 माइनस 2 3/9, तो 3 3 9, अच्छा 3x इक्वल टू 2y, तो ये तो दोनों सेम ही आने वाले हैं, ये और ये तो सेम हो गई, तो इसको करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर तो हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू वहाँ पुट करनी पड़ेगी जहाँ पर सिर्फ हमारे पास y हो और x की वैल्यू आ जाए, यानी कि यहाँ पर पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, इससे क्या फ़ायदा होगा। हम क्या करते हैं, x अपॉन वाई की वैल्यू ज़रा कहीं और पुट करते हैं जहाँ से n आ जाए। x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे 2/3, तो एक काम करते हैं, x अपॉन वाई की वैल्यू 2/3 थर्ड इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो यहीं पर x अपॉन वाई मिल जाएगा हमको। n की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे x अपॉन वाई आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर हमको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी n, और क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 240, तो n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा y इक्वल टू 240, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 5 हो गया, ये x टू द पावर 4 हो गया, और y की वैल्यू कितनी आई थी 3/2x, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो फिर ये काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा x अपॉन वाई दोनों में सेम आने वाला है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5, बिल्कुल सही है किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है क्या? ओके, एक होमवर्क दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, इसको भी आप करें, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही है। If 3 consecutive, if the coefficient of, ऐसे लिखा हुआ है, if the coefficient of 3 consecutive term if the coefficient of 3 consecutive term in the expansion of one plus a whole power n are in the ratio 1:7:42, 1:7:42 ऐसे करके गिवन है, देन फाइंड n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम है वैसे ही है,
बस यहाँ पर ए और एन दो अननोन हो गए, ए भी पूछ सकते हैं एन भी पूछ सकते हैं, दोनों की वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एन पूछा, लेकिन ए भी निकालना पड़ेगा आपको। आंसर इसका लिख लेते हैं। इसका आंसर आएगा n इक्वल टू 55। चेक कर लेंगे सॉल्व करने के बाद। n इक्वल टू 55 होगा आंसर। तो एक ये हो गया हमारा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं। वो हमने पहले कभी मैथमेटिकल इंडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे, वो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसकी हेडिंग चाहे तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, और इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तब आपको आइडिया होगा। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हमें नहीं करना है। अब हमें करना है अपना, उसमें लिख के आएगा कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। लिख लेते हैं क्वेश्चन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n always leaves remainder 1 when divisible by 25 for all positive integer n। करिए इसको एक बार ट्राई करिए, देखिए आप। एक बार आप सोचें इसको कैसे कर सकते हैं बाइनोमियल। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी होगा। एन की वैल्यू 1 2 3 रख के चेक कर लेगा कोई भी। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्टिव टाइप है, प्योरली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके स्कूल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले उसने बोला है कि 25 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 to the power n minus 5 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। 6 to the power n minus 5n, इसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा टर्म बनाना है हमको जिसमें बार बार 25 आए या 5 का मल्टीपल आए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिखेंगे 1 + 5, क्योंकि हमें 25 लाना है ना, तो हमें 5 बनाना पड़ेगा, और -5 है। अब यहाँ पर जो ये है, इस पे हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, ये वाला जो है, इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 + x की होल पावर n का। 1 + x की होल पावर n का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, उसी को यहाँ पर यूज़ कर देंगे। क्या होता है फार्मूला, nc0 + nc1 × x + nc2, ये 1 है और ये x है,
1 प्लस एक्स की होल पावर एन, एन सी वन एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब अप टू डैश डैश एन सी एन एक्स टू द पावर एन और -5n। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 1 एन सी वन की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू होती है एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 स्क्वायर 25, फिर एन सी थ्री 5 क्यूब अप टू डैश 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 -5n। तो देखिए 5n से तो 5n कट हो जाएगा, तो ये 1 बच गया। ये बाकी जितने भी टर्म बच रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी टर्म बचेंगे ये वाले, वो तो 5n तो कट हो गया। इसके पहले जितने बचेंगे 5n को तो कट कर दिया हमने, ये 5n यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, ये 5n तो कट हो गया। ये जो टर्म बचे यहाँ से लेके 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 से लेके 5 टू द पावर n तक, उनमें सब में क्या कॉमन आ जाएगा? मिनिमम 25 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो इसको लिख देते हैं एक बार, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन सी टू या एन सी थ्री इंटू 5 एन सी 4, बाकी सारे टर्म में 25 आएगा। अब जब इसको 25 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 25 है? क्योंकि यहाँ पर 25 है ना, ये 25 यहाँ दिख रहा है कि 25 का मल्टीपल बाहर है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 25 है। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि अगर ये 25 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो इसको 25 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं when 6 to the power n minus 5n is divided by 25, then remainder equal to 1. ओके, एक क्वेश्चन और इसका मैं दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, आप इसको करें और फिर आंसर बताएं। ये तो ऐसे प्रूफ करने वाले, इनमें आंसर क्या बताना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 for all n belongs to natural number. 9 to the power n plus 1 minus 8n minus n is divisible by 64 if n is any natural number. तो सबसे पहले वाले टर्म को ही हम पकड़ते हैं जिसकी होल पावर n प्लस 1 या n होगी, उसी में हम कुछ चेंज करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहीं से एक्सपेंशन बाइनोमियल का बनेगा। बाकी कोई टर्म हमारे काम के है नहीं, वो एज इट इज चलते रहेंगे साथ में, लेकिन जो होल पावर n का है उसी को हमें टच करना है और उसी को सॉल्व करना है। मीन्स 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, इसको पूरे को तो लेके चलेंगे, लेकिन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, वो भी हमें 64 का मल्टीपल लेके आना है। समझ में आ जाएगा थोड़ा सा सोचने पे कि यहाँ पर 64 लाना है और ये 9 को हमें ब्रेक करना है और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 1 प्लस क्या आने वाला है 8, तो 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। अब बस इसी को ओपन कर दीजिए आप, n प्लस 1 c0 n प्लस 1 c1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c2 इंटू 8 स्क्वायर अप टू डैश डैश माइनस 8n माइनस n। तो n प्लस 1 c0 का मतलब हो गया 1,
n+1 C1 n+1 इंटू 8 हो गया। n+1 C2 को और इसके आगे आने वाले जितने भी टर्म है उसमें 8² कॉमन ले लेते हैं, तो n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 क्यू। अच्छा 8² था, बाहर ले लिया हमने तो 8 बचेगा यहाँ पर। आगे आने वाले सारे टर्म में काफ़ी सारे 8 मिलने वाले हैं, -8 एंड -9। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 + 8 n + 8 प्लस 8² n+1 C2 n+1 C3 इंटू 8 अप टू डैश डैश, सब में 8² कॉमन होगा, -8 एंड -9। 8n और 9 दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास 64 जो है वो कॉमन बच जाएगा, जो सबके मल्टीपल में होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर इसको 64 से डिवाइड करें तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, फिर इसमें रिमाइंडर बचने का चांस नहीं है। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 64। प्रूफ हो गया। अभी भी कोई डाउट है इसमें कि समझ में आ रही है बात, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? ओके, तो इसका भी मैं एक होमवर्क दे देता हूँ। If a and b are distinct integer, prove that a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b, where n is positive integer. n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें हम वो वैसे भी हो जाएगा ना, स्क्वायर a माइनस बी फॉर्मूला। नहीं नहीं, लेकिन हम n की वैल्यू 2, 3, 4 रख के नहीं चेक करना है ना हमको, यहाँ पर यही तो रिस्ट्रिक्शन है कि n की वैल्यू 2, 3, 4 रख के हमें, ये सब्जेक्टिव का मेथड है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन है वही, लिख देता हूँ चलो मैं, यूजिंग BT। वैसे तो डायरेक्ट ही चेक हो जाएगा। बताओ कैसे करेंगे फिर, चलो जब पूछा है तो बताओ इसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाइनोमियल कैसे बनाए, यहाँ तो बाइनोमियल बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर a को कैसे लिख दें, कोई आइडिया है? नो सर, बाद में चेक कर। चलो मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। a को हमें कैसे लिखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। a को हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी और उसकी होल पावर है, ओके। और फिर ये a माइनस बी, ये एक टर्म होगा और ये दूसरा टर्म होगा, और यहाँ पर a प्लस बी की या होल पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब ये a माइनस बी हमको ज़बरदस्ती लेके आना था, तो a माइनस बी हम यहाँ पर लेके आ गए, और प्लस बी, ये हमने a को नोट किया है, a को ही हमने लिखा है a माइनस बी प्लस बी। अब समझ रहे होगे कि सब में b की पावर n भी कट जाएगा लास्ट वाले टर्म से, और बाकी सब में a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ये पहले कभी जेई में पूछा गया, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इजी और इम्पॉर्टेंट। फाइंड n, ये दोनों क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, ज़रूर करें और आंसर भेजें मेरे पास। फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ
फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग से जो हम लोग निकालते आए अभी तक, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से फिफ्थ टर्म, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म भी हमने सीखा है और लास्ट से भी फिफ्थ टर्म निकालना सीखा है। इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट टू प्लस 1/4√3, फोर्थ रूट का मतलब 4 अंडर रूट के अंदर है, मीन्स 2 to the power 1/4 है। n इज √6/1, कह रहा है इनका रेशियो √6/1 है, तो n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। आंसर है n = 10। आप चेक करें, सॉल्व करें, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे बात करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, चलिए तो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। फिर फॉर्मूले आप लोग ज़रूर याद करें। ओके।